जीव जगत का वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरिस्टो ने किया। उन्हें सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर किया। कैरोलस लिनियस ने द्विजगत प्रणाली प्रस्तुत की, जिसमें प्लांटियम एनिमलिया था। उसे कुछ समय बाद अस्वीकार कर दिया गया। सन 1969 में आर.एच. वेयरटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तुत की गई, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियम एनिमलिया थे। यह कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृद्धि संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। 5 जगत ये हैं। मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: कोकस या कोकाई, छड़ाकार या बेसिलस, कोमाकार या विब्रियो, सर्पिलाकार या सर्पिलाई। संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत ही जटिल होते हैं। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारी की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप, वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों पर अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। बैक्टीरिया के 2 भाग। आद्य बैक्टीरिया। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, जैसे हेलोफी कहते हैं, गर्म झरने जैसे थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं, एवं कच्छ क्षेत्र जिसे मेथेनोजन कहते हैं, में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होती है। ये लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी होती हैं। मेथेनोजन अनेक रूमिनेट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस की आंत में पाए जाते हैं तथा उनके गोबर से मीथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं। यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वानस्पतिक यू बैक्टीरिया हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब जिसे चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनो बैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनो बैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनी अथवा तंतु में अलवणीय जलीय, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। उनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत अधिक फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉक एवं एनाविना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों एवं फार्म पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटेनस, साइटस, कैंसर जैसी महत्वपूर्ण घटक बीमारियां हो जाती है। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी है जिसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। जगत प्रोटिस्टा। सभी एक कोशिक यूकेरियोट को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है।
इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, क्राइसोफाइटा। इस समूह के अंतर्गत डाइटम तथा सुनहरे शैवाल, जिन्हें डेसमिड भी कहते हैं, ये स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। डाइटम में कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अति आच्छादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार मृत डाइटम अपने परिवेश वासस्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाइटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप और निस्यंद में इसका उपयोग किया जाता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। दूसरा, डायनोफ्लैजिलेट। ये जीवधारी मुख्य समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं, जिनमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल हो जाता है और लाल तरंगें उत्पन्न होती है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। एग्जाम्पल, गोनियोलेक्स। तीसरा, यूग्लिनोइड। इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत, जिसे पॉलिकल कहते हैं, वह पाई जाती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें दो कसाब होते हैं। इनमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में यह सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। एग्जाम्पल, यूग्लिना। चौथा, अवपंक कवक। अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्ट है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यह समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई तक का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा जा सकता है। अमीबीय प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ, जैसे एंट अमीबा, परजीवी है। कसाबी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छ अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं, जिससे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी हो जाती है। एग्जाम्पल, ट्रिपेनोसोमा। सभी पक्षमापी प्रोटोजोआ। ये जलीय अथवा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाप पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा या ग्रसिका होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमापों की लयबद्ध गति के कारण जल में पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। एग्जाम्पल, पैरामीशियम। स्पोरोजोआ। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं, जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। जगत कवक। परपोषी जीवों में कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वासस्थानों में बहुत भिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्यतः छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता या टेस्टड्यूल भी कवक है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी कवक के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिकीय
कवक जैसे यीस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य कवक पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पिक्सनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी है और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतुओं पौधों में पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इनसे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया तथा फंजाई के कारण खराब होने से बचा सकते हैं। फंजाई तंतुमय है, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिकीय है इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल या माइसीलियम भी कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषी होती है। वे मृत सब्सट्रेट में घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सहजीवी पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर होते हैं इन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी फंजाई कहलाती है। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन एवं मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं द्वारा होता है, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषेक्तांड, oospora, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। 2 चल अथवा अचल युग्मों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लेजोगेमी कहते हैं। 2 केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में सहसंयोजन संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 द्विगुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसीटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रक की अवस्था N+N अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्मक कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रिक अवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसे न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल के आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। कवक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। फाइकोमाइसीटीज। पहला, फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रिकी होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मों की आकार की एक जैसी जिसे समयुग्मकता अथवा भिन्न असंयुग्मी अथवा विषमयुग्मी हो सकते हैं। इसके सामान्य उदाहरण म्यूकर, राइजोपस जो रोटी के कवक होते हैं, एल्ब्यूगो जो सरसों पर फंजाई के रूप में होते हैं। दूसरा, एस्कोमाइसीटीज, इसे सामान्य थैली फंजाई भी कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक कोशिक जैसे यीस्ट, सैकेरेमाइसीज के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती है। ये मृतजीवी अपघटक परजीवी अथवा समलरागी पशुविष्टा पर उगने वाले होते हैं। कवक जल शाखित अथवा पटीय होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडीधर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसआई एकवचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण एस्परजिलस, क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक अथवा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के
ड्रोसोफिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस वर्ग में आने वाले मोरिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें स्वादु भोजन समझा जाता है। तीसरा, बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफ बॉल है। ये मुट्ठी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कीट तथा कंड। कवक जाल शाखीय तथा पटीय होता है। इनमें से अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज़ोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रकी होती है, जिसमें अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगेमी तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियो कार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगेरिकस यानी मशरूम, ओस्टिलेगो यानी कंड तथा पिक्सिनिया अर्थात कीट फंगस है। चौथा और लास्ट, ड्यूटेरियोमाइसीटीज। इसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरियोमाइसीटीज में रख दिया गया हो और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूटेरियोमाइसीटीज से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूटेरियोमाइसीटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज से सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरियोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं। इसमें कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा है। विषाणु या वायरस, वायरॉइड, प्रोशंक या प्रियोन तथा लाइकेन। वियटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायरॉइड तथा प्रोशंक या प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया। इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनको वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब ये मेजबान की कोशिका भित्ति की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 ने बताया कि तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. बेजरिंग ने 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस तरल को कंटेजियम वाइनस फ्लूइड यानी संक्रामक जीवित तरल कहा। W.M. स्टैनले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है, जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। किसी भी पादप में आरएनए अथवा डीएनए दोनों नहीं होते। किसी भी वायरस में आरएनए अथवा डीएनए दोनों नहीं होते। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्राय दोहरी लड़ी
वाला डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण अस्तर को कैप्सिड कहते हैं और ये छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे पेप्टी कोशिका या कैप्सोमियर कहते हैं। ये कैप्सिड का बहुलक होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षित करता है। ये पेप्टी का संघ कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप से लगे रहते हैं। वायरस से मम्पस, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन होना, पीला होना तथा शीरा स्पष्टता बोना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना भी इसी का लक्षण है। अगला, वायरॉइड। सन 1971 में टियोडाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग हो जाता था। वायरॉइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण अस्तर जो वायरसों में पाए जाते हैं, इनका अभाव होता है, इसीलिए वायरॉइड के नाम से जाने जाते हैं। वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। अगला, पोरोसंक या प्रियोन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई जाती है। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंक कहा गया। प्रोसंक द्वारा प्राणियों में होने वाले सबसे उल्लेखनीय बीमारी बोवाइन स्पीजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मैकडाउ रोग कहा जाता है और मनुष्य में इसका समान प्रकार सी.आर. जैकब रोग होता है। अगला और लास्ट, लाइकेन। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अथवा पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइकोवाइलेंट या कवकांश कहते हैं, जो प्राय क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो आप ये अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें से दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं, वे प्रदूषित क्षेत्रों में उगते ही नहीं हैं। धन्यवाद। माय नेम इज पवन।